आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के टाइप्स कितने होते हैं और भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी की हर पॉइंट को। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब देखिए कि जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग वोट कास्ट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो है वो भारत में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार को चूज़ किया जाता है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कि डेमोक्रेसी में सरकार कैसे बनती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, चाहे वो डायरेक्टली बनाई जाए चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हो। अब देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो हम वोट करते हैं, तो वो तो समझ में आ गया डेमोक्रेसी है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल जो है उसे समझिए ग्राम सभा के थ्रू। कि ग्राम सभा का जो सिस्टम होता है वो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है स्विट्ज़रलैंड में है। भारत में कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सो डेमोक्रेसी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मतलब पीपल, क्रेटोस मतलब रूल, और इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो मतलब रूल ऑफ पीपल, कि लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली। लोग अपनी पावर को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कैसे? अगर कोई भी कानून बनाना है तो लोग इकट्ठा होंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद कानून बनेगा। इसके 4 तरीके हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। अब ये स्विट्ज़रलैंड में है। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया ग्राम सभा का सिस्टम, पंचायत को देखिए। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पर लोग अपने आप इकट्ठे होंगे, कोई भी चीज़ होगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको मानेंगे और उसके द्वारा ही चलेगा सिस्टम। सो दैट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर लोग किसी को चूज़ नहीं करते, खुद डायरेक्टली पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो सरकार बनाते हैं, जिनके द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग ही इस पावर को यूज़ करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। यहाँ पर क्या होता है कि लोग इलेक्शंस होते हैं, लोग उसमें वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ सरकार बनाई जाती है और जो सरकार बनती है वही कानून बनाती है। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 2 टाइप हैं: पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? इंडिया में है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? यूएसए में है। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, सरकार। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है हर काम के लिए। चाहे कोई वो पॉलिसी बनाए, चाहे कोई वो एक्शन ले, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगी? लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगी। सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान का 75 क्लोज 3। अब इसमें लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। अब देखिए कैसे लेजिस्लेचर जो है कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में। अब क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है कि एमपी क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है, उनको अपनी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर सरकार पावर में है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए कि वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाए तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। वहीं बजट अप्रूवल होता है,
कि जो गवर्नमेंट है वो एक बजट को पास करती है लेजिस्लेचर से, जिसका मतलब कि खर्चा होता है सरकार का कि इतना बजट है, इस बजट के अंदर ही वो काम करेंगे। तो ये क्या है, ये फंक्शनरी है कि एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को एक तरीके से कंट्रोल करती है इन फीचर्स के द्वारा। तो ये भारत का सिस्टम बताया मैंने आपको। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब कि जो कंट्री है वो क्या कर सकती है, अपने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मैटर्स को खुद हैंडल करेगी, कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके पास अथॉरिटी है अपनी कंट्री के सारे मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने की। सो दैट इज सोवरेनिटी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ होगा। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स होंगे। मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स एंड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे कि बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तो ये क्या है, ये मल्टीपल पार्टी सिस्टम है कि बहुत सारी पार्टीज होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की मोनोपोली हो। डेमोक्रेसी इन इंडिया, अगर इंडिया की डेमोक्रेसी को मैनिफेस्ट करें, आइडिया को देखें कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, तो देखिए हमारी कंट्री की, दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे देश की। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी कंट्री में, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि 18 साल के बाद हर व्यक्ति एलिजिबल है वोट कास्ट करने के लिए। 1 पर्सन 1 वोट। अब इसको समझिए, जैसे जब आप अलग अलग कंट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो वोटिंग राइट है वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है, हर किसी को वोटिंग राइट नहीं था। देखिए एक फैमिली है ए, एक फैमिली है बी। अब जो ए फैमिली है इसमें 5 मेंबर हैं और जो बी फैमिली है इसमें 3 मेंबर हैं। ए जो फैमिली है ये पोप्स की फैमिली है और जो बी फैमिली है ये कोबलर की फैमिली है। अब इसमें देखिए जो ए फैमिली है, सिस्टम को देखिए, पहले आप इसको बी को भूल जाएं। इसमें सिर्फ एक जो सबसे बड़ा सीनियर व्यक्ति है जो कि घर का मेल मेंबर है, सिर्फ उसको वोटिंग अधिकार है और किसी को वोटिंग अधिकार नहीं है। एक तो इस तरीके का वोटिंग राइट मिलता था। दूसरा कि एक फैमिली है, इसमें 2 मेल मेंबर हैं, सिर्फ 2 मेल मेंबर्स को ही वोटिंग का अधिकार मिलेगा। एक और तरीका हो सकता है कि इसमें हर किसी को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन उसी कंट्री में अगर कोई कोबलर है तो उसमें एक व्यक्ति को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। या फिर इनमें सबको वोटिंग का अधिकार है लेकिन इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, इनइक्वालिटी होती है। अगर सरकार बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है, जो जहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे वहाँ उस सेक्शन के लिए ज़्यादा काम करेंगे, जिससे कम वोट मिलेगी उसके लिए नहीं करेगी। अगर इनको वोटिंग अधिकार ही नहीं है तो सरकार इनके लिए काम भी नहीं करेगी। तो दैट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ, भारत ने हर किसी को वोटिंग राइट दे दिया। जैसे ही आप 18 साल के हो जाएंगे आपके पास वोटिंग राइट होगा, आप अपने वोटिंग राइट को यूज़ कर सकते हैं। 1 पर्सन 1 वोट। मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे देश में एक पार्टी तो है नहीं, बहुत सारी पार्टी है, रीजनल लेवल्स पे भी हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, पीरियोडिक इलेक्शन, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर है उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी क्या करती है, फैक्ट और एविडेंस के बेस पे क्या करती है, मैटर को डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि आप जुडिशरी को कंट्रोल करें, या तो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी को कंट्रोल करता है, नहीं, जुडिशरी फैक्ट और एविडेंस के बेस पे काम करती है। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। रूल ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, हमारी कंट्री में हम भेदभाव को एलिमिनेट करते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि हम हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करते हैं, बट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रमोट्स इक्वालिटी। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, करप्शन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर डेमोक्रेसी में होता है तो वह है करप्शन का।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके लिए 1975 की जो हिस्ट्री है हमारी पॉलिटिकल, उसको पढ़िए, बड़े अच्छे से समझ में आएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में। इवन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ सकते हो। इलिटरेसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म। कंक्लूजन, डेमोक्रेसी एंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। वाइल इट फेसेस चैलेंजेस, इट रिमेन्स द बेस्ट सिस्टम फॉर एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। देखिए, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लीजिए। अगर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री को देखते हो तो इसके सामने भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास क्या लिबर्टी का अधिकार है, क्या इक्वालिटी है, क्या जस्टिस मिलता है? नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन की डिक्टेटरशिप है, लेकिन कंट्री के सामने डेमोक्रेटिक वर्ड है। तो अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक वर्ड ऐड कर देना नाम के सामने, या फिर संविधान में लिख देना कि डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर लिबर्टी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के, वो सारे जो फीचर्स होंगे तभी वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। सिर्फ संविधान में ऐड करने से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उसके फीचर्स को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि जितने भी फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के भारत के संविधान में लिखे हुए हैं, वो सब चीज़ें भारत की सोसाइटी में भी आपको दिखेंगी। डेमोक्रेसी एंश्योर लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। मान लीजिए आप इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करते, तो इक्वालिटी और जस्टिस का भी कोई मतलब नहीं होता। आपको अधिकार है कि अगर कुछ गलत होता है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको अधिकार है कि कुछ गलत है तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये गलत है। आपका कोई ओपिनियन है तो आप उसको रख सकते हैं। सो दैट इज़ लिबर्टी। तो लिबर्टी ही बेस है इक्वालिटी का, जस्टिस का। और अगर ये नहीं दिया गया लोगों को तो आप कितने भी अधिकार प्रोवाइड कर दें, उनका कोई एग्जिस्टेंस इन रियलिटी आपको नहीं मिलेगा। डेमोक्रेसी एंश्योर्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वाइल इट फेसेस चैलेंजेस, इट रिमेन्स द बेस्ट सिस्टम फॉर एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक था डेमोक्रेसी, जिसको हमने पढ़ लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।